आने वाले समय में आने वाले समय में इसका अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि एक महत्वपूर्ण काम हो रहा है। आपने इस बारे में गंभीरतापूर्वक सोचा था या नहीं सोचा, जाने अनजाने में मुझे लग रहा है कि वामा शक्ति और स्त्री शक्ति को एकत्र करने में आपका काम, अभिनव काम हुआ है ये। अच्छा लग रहा है मुझे। इसके पहले अभी तक किसी ने सोचा नहीं था। हाँ। अच्छा। यहाँ तक कि प्रगतिशील लेखक संघ वगैरह तमाम संस्थाएं बनी हैं, उसमें कोई स्त्री का विंग हो सकता है, स्त्री इकाई हो सकती है, इस तरह भी कहीं कोई विचार कहीं आया नहीं। स्त्री विमर्श की बात होती रही, लेकिन ये वामा एकेडमी के बाद लगता है और थोड़ा गंभीरता के साथ काम होगा। उसके लिए आप सब लोग को, जितने लोग जुड़े हैं, पुरुष समाज की ओर से बधाई। धन्यवाद। नहीं, मुझे लगा कि महिलाएं शायद ज्यादा जुड़ के काम कर सकेंगे, तो नहीं नहीं, धीरे धीरे। करेंगी। महिलाओं को अगर आप जिम्मेदारी देंगे तो जरूर काम होगा। बस ये है कि थोड़ा सा संसाधन धीरे धीरे इसके और विकसित होंगे ना, तो होता ही है कि संसाधन के मामले में थोड़ा सा लोग पिछड़ जाते हैं। हाँ, उस संसाधन तरह तो से। व्यक्तिगत है सब। हाँ हाँ, वो धीरे धीरे महिलाएं अपना ग्रुप बनाएंगी, थोड़ा एकत्र करेंगी फंड वगैरह, तब थोड़ा सा कुछ काम हो पाएगा। अच्छे अच्छे क्योंकि चल रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ के ग्रुप में। 45 आदमी हो चुके हैं। बहुत अच्छा, आज मेरी सीमा श्रीवास्तव से बात हुई। सीमा जी से बात हो तो गई आज। हाँ, तो वो करेगी, बहुत उत्साहित महिला है वो। करेगी काम। जी। मुझे पूरी उम्मीद है उससे। और भी मैं साउथ में भी देखता हूँ, एक दो लोगों को और जोड़ूंगा मैं साउथ में भी। देश के हर राज्य में कम से कम एक इकाई गठित हो जाए। हो गई सर, गठित हो गई, एक्टिवेट मैंने कर। हो गई है। बहुत अच्छा है फिर, बहुत अच्छा। व्यंग के क्षेत्र में जो जाने पहचाने व्यंग्यकार हैं, उनमें से जी। 3 4 लोगों के प्रति तो बहुत ज्यादा चर्चा रहती है, बातचीत होती है, आलेख आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यंग्यकार हैं जो परिचय के या चर्चा के बीच में नहीं आ पाते हैं। नहीं नहीं, बहुत सही कहा। जैसे उनमें से एक नाम जो है, शंकर पुंतांबेकर जी का भी महत्वपूर्ण नाम है। कि क्या है, वे जीवन भर जलगांव में रहे ना, 25 साल जलगांव में उन्होंने प्राध्यापकी की। इस कारण ये उत्तर क्षेत्र से कट गए। हालांकि हाँ। वो फिर भी अपनी रचनाओं के माध्यम से जुड़े रहे। तमाम महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में उनकी चर्चा होती रही। लेकिन जैसा हरिशंकर परसाई को पॉपुलैरिटी मिली, जैसी पॉपुलैरिटी शरद जोशी और दूसरे लोग को मिली, वैसी उनको नहीं मिल पाई। आप बताइए, वो 100 साल के हो गए, लेकिन उसकी शताब्दी समारोह ढंग से कहीं नहीं मनाया गया। मेरे हाँ। ख्याल से ये पहला कार्यक्रम हो रहा है जो आप उन पर वेबिनार कर रहे हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन देश में हिंदी पट्टी में कहीं भी शंकर पुंतांबेकर का शताब्दी वर्ष है, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, जबकि अब महत्वपूर्ण रचनाकार थे। 1900 हरिशंकर परसाई के समकालीन थे। और हरिशंकर 92 साल परसाई। तक उन्होंने सेवा की हाँ है। हाँ, हरिशंकर परसाई तो पिछले साल 100 साल के हुए, इसी साल हुए 100 साल के। वो तो एक साल पहले 100 साल के हो गए। 2023, 1923 में जन्म हुआ था उनका। तो हमारे हिंदी आलोचना ने उनके साथ अन्याय किया है, और उस अन्याय की भरपाई आप कर रहे हैं आज उन पर चर्चा करके। कम नहीं है उनका अवदान। और भले वो मराठी भाषी थे, बाकी लोग तो हिंदी भाषी थे। वो हिंदी लिख रहे थे, हिंदी में व्यंग लिख रहे थे, उनका कर्तव्य था। लेकिन पुंतांबेकर ऐसे रचनाकार थे जिनकी मातृभाषा मराठी थी, तो लेकिन उन्होंने। ऐसा करते हैं सर, औपचारिक डिस्कशन शुरू कर देते हैं। लोग हाँ आएंगे कर जुड़ेंगे। लीजिए। हाँ कर लीजिए, मैं तो उसे बोलने लगा कोई बात नहीं, औपचारिक चर्चा कर लीजिए। बाकी लोग आ जाए तो अच्छा है, औपचारिक शुरू हो जाए तो ठीक रहेगा। तो दोस्तों, आज वामा अकादमी की इस इस कार्यक्रम में, इस वेबिनार में, जो कि यूएसए की यूएसए मध्य की
इकाई और हमारे नोएडा की इकाई के साथ जुड़ के हो रहे हैं। इसमें आज का हमारा विषय है श्री शंकर पुणतांबेकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा। जैसा कि अभी बातचीत में अनौपचारिक बातचीत में आपने सुना होगा कि उनका शताब्दी वर्ष भी ढंग से नहीं मनाया गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सब लोगों को ये चीज़ एक बार देखनी चाहिए कि शंकर पुणतांबेकर जी का जो अवदान है व्यंग्य साहित्य में वो कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। हमारे बीच उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री गिरीश पंकज जी, वरिष्ठ व्यंग्यकार, व्यंग्यश्री उपाधि से सम्मानित और अनेकानेक सम्मानों से सम्मानित, विभूषित, अलंकृत, लगभग 100 से अधिक किताबें लिख चुके हैं और उन्हें सिर्फ व्यंग्यकार ही नहीं, उन्हें समस्त विधाओं में वरदहस्त प्राप्त है सरस्वती का। और उन्होंने दोहे भी लिखे हैं, व्यंग्य भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, आलेख भी लिखे हैं और कौन सी ऐसी विधा है जिसमें उन्होंने अपनी कलम नहीं चलाई। तो उन्हें एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी साहित्यकार कहा जाना चाहिए और मैं समझता हूँ कि उनके अवदान को विशेष रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए। अन्य व्यंग्यकारों की तुलना में अगर हम देखें तो उनका अवदान समग्रता के दृष्टिकोण से कहीं अधिक ठहरता है। आज हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे अनचीने नहीं भुलाए हुए अविस्मृत शंकर पुणतांबेकर जी के बारे में। स्वागत है गिरीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद संजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, बहुत बहुत आभार हमारी तरफ से कि आप जी वामा जी अकादमी की इस वेबिनार में शामिल हो रहे हैं। आपने समय दिया और साथ ही एक ऐसे विषय पर चर्चा के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं जिस विषय पर चर्चा बहुत कम होती है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं एक जी संक्षिप्त रेखांकन से कि शंकर पुणतांबेकर जी, जिनका जन्म 1923 में हुआ था, 92 वर्ष तक की आयु उन्होंने प्राप्त की और अपने लेखन कार्य से उन्होंने बहुत कुछ अवदान किया साहित्य जगत को। मूलतः मराठी साहित्यकार थे, जलगांव के निवासी थे, महाराष्ट्र में है जलगांव, वहाँ के निवासी थे। लेकिन उन्होंने हिंदी के प्रति अपने समर्पण को कम नहीं किया। उन्होंने मराठी में भी लिखा, उन्होंने हिंदी में भी लिखा, लेकिन हिंदी में जो उन्होंने लिखा वो महत्वपूर्ण है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो गिरीश जी, जी हम चाहेंगे कि सब हम लोग चर्चा करें सबसे पहले पुणतांबेकर जी के साहित्यिक अवदान के बारे में। जी देखिए, जैसा कि आपने शुरुआत में अपनी बात रखी, मेरा सौभाग्य रहा कि शंकर पुणतांबेकर जी से मेरी 3-4 मुलाकातें विभिन्न कार्यक्रम में हुई, दिल्ली, और भोपाल, इंदौर वगैरह में। तो उनको बहुत निकट से मैंने देखा और मुझे शुरू से इस बात को लेकर के मेरे मन में पीड़ा रही कि उनके जीवित काल में भी पुणतांबेकर जी का जैसा सम्मान और जैसा उनका रेखांकन उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का होना चाहिए था, नहीं हुआ। मैं कई बार ये कहता हूँ और मेरा उपन्यास भी माफिया है, जो बहुत पहले आया था। साहित्य में एक जो माफिया सक्रिय है, वह जो विचारवाद से ऐसा ग्रस्त है कि वो अपने खेमे से बाहर निकल नहीं पाता। शंकर पुणतांबेकर किसी खेमे के नहीं थे। वो न प्रगतिशील लेखक संघ से उस तरह से जुड़े थे या और भी किसी दक्षिण पंथी संगठनों से जुड़े थे। वो स्वतंत्र रूप से अपना लेखन एकदम ईमानदारी से कर रहे थे। और जैसा मैं कई बार कहता हूं कि वे सज्जन किस्म के व्यंग्यकार थे। सज्जन शब्द पर मैं इसलिए जोर देता हूं क्योंकि बहुत सारे रचनाकार सज्जन नहीं होते, वे सिर्फ रचनाकार होते हैं और तरह तरह के लंफन भी करते हैं, लेकिन ये विशुद्ध रूप से ईमानदारी के साथ लेखन करते थे। और उनकी चिंता थी कि कैसे एक बेहतर समाज, कैसे बेहतर मनुष्य
वो बनाए। जैसा शुरू में आपने कहा कि वो मातृभाषा उनकी मराठी थी, लेकिन उनको हिंदी के संस्कार इसलिए मिले कि वो गुना के पास एक गांव में, कस्बे में उनका जन्म हुआ था। जी। वो हिंदी पट्टी में रहे लंबे समय तक, विदिशा में, ग्वालियर में, और फिर बाद में पुणे में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो जो हिंदी के संस्कार मिले, आप सबको, कुछ लोग को पता होगा, अब तो बहुत सारी चीजें जो सामने आ जाती हैं तो कोई बहुत अधिक बताने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता होगा कि वो अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके सहपाठी थे। ये एक बहुत बड़ी बात है। ग्वालियर में दोनों साथ साथ पढ़ते थे और कई अच्छा। सालों तक, हाँ, कई साल तक वो साथ में रहे। हाई स्कूल से लेकर के बीए तक की पढ़ाई दोनों ने साथ साथ की। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए महत्वपूर्ण जो बात। आदमी जो आदमी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कवि हृदय के साथ रहता हो, तो स्वाभाविक है उसमें हिंदी के संस्कार आएंगे। तो हमारे जो ये, जिसको हम कहते हैं जलगांव का, इसलिए मानने लगे कि वो 25 साल जलगांव में रहे और हिंदी का प्राध्यापन करते रहे। लेकिन इसके पहले विदिशा में भी वो 13-14 साल रहे और हिंदी का के कुशल अध्यापक रहे। और उसके बाद उन्होंने, चूंकि मध्य प्रदेश में उनका की परवरिश शुरू में हुई, और तो व्यंग्य के परिवेश में उन्होंने अपने आप को ढाला और फिर व्यंग्य लिखना शुरू किया। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने मराठी में भी कुछ लिखा, लेकिन उसकी पहचान एक हिंदी व्यंग्यकार के रूप में हुई। लेकिन मैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा अनौपचारिक चर्चा के दौरान, कि हमारी हिंदी आलोचना का दुर्भाग्य रहा कि हमने एक आदमकद व्यक्तित्व को, एक बड़े रचनाकार को इसलिए उपेक्षित किया कि वो किसी भी धारा में प्रभावित होना नहीं चाहते थे। वो, उनकी अपनी स्वतंत्र धारा थी, वो स्वतंत्र चेता व्यंग्यकार थे, किसी भी खेमे में नहीं आए। लेकिन फिर भी ये अच्छी बात है कि जलगांव में रहते हुए, हिंदी पट्टी से दूर रहते हुए भी उन्होंने अपनी मेधा के बलबूते पे धर्मयुग में और उस समय की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी एक पहचान बनाई। उन्होंने व्यंग्य लिखे। उनके 2 उपन्यास है, महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसका एक नाट्य रूपांतर दिल्ली के स्वर्गलोक में चहल पहल नाम से, स्वर्गलोक में मंत्री, एक उपन्यास था, तो उसका नाट्य रूपांतर किया गया। वो श्रीराम सेंटर में वो नाटक खेला गया। 2 महत्वपूर्ण उपन्यास उनके, और 25 से ज्यादा व्यंग्य उनके। और सबसे बड़ी बात मैंने उनके लेखन में देखी कि परसाई जी के हम की बात करते हैं, चूंकि समकालीन थे, तो मैं कई बार तुलनात्मक अध्ययन भी करता हूँ कि उन्होंने, परसाई जिस तरह से लिखते रहे, ये भी लिखते रहे। इनकी लघु कथाएं भी उसी तरह से है जैसे जैसी लघु कथाएं परसाई जी ने लिखी हैं, उसी तरह की धारदार इनकी लघु कथाएं रही हैं, जिसको आप पढ़ करके विचलित हो जाते हैं कि कैसे उन्होंने कम शब्दों में, गागर में सागर लघु कथा के बारे में कहते हैं कि गागर के में सागर उन्होंने भरा। उनकी एक लघु कथा है, बहुत जबरदस्त लघु कथा है, आम आदमी। हमारे देश में आपको भी पता है कि जी। आम आदमी का किस तरह से हमारे समाज में दोहन होता है। वो सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए उसका काम होता है। अभी हमने लोकसभा का चुनाव देखा है, किस तरह से आम आदमी को दिग्भ्रमित किया। किसी एक दल की बात नहीं है, सभी दलों ने बड़े बड़े नारे उछाले कि हम आपके लिए ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, सब कुछ खटाखट 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 हो जाएगा। तो ये उस उस नारे में आकर के हमारा जो सामान्य जन है प्रभावित हो जाता है, दल विशेष को वोट दे देता है। लेकिन बाद में हमको सबको पता है कि क्या होता है। तो वो जो आम आदमी है वो बेचारा सीधा साधा है। तो शंकर पुनतांबेकर की रचना है आम आदमी। एक नाव चली जा रही है नदी में, उसमें नेता भी बैठा हुआ है, एक व्यापारी भी है, वकील भी है, डॉक्टर भी है। अचानक बीच मझधार में नाविक बोलता है कि नाव डगमगा रही है, एक आदमी को कूदना पड़ेगा, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। कोई कूदने को तैयार नहीं है, डॉक्टर भी कूदने को तैयार नहीं है, वकील भी कूदने को तैयार नहीं है। वहां एक नेता बैठा है, नेता अपने फार्मूले का इस्तेमाल करता है और जोर जोर से भाषण देता है, देश के लिए हमें कुछ करना है, हमें अपना बलिदान करना है, हमें देश के लिए त्याग करना है। तो उस बात को सुन करके वहां एक आम आदमी बैठा है, वो बहुत उत्तेजित हो जाता है। हाँ,
बोला मैं देश के लिए त्याग करूंगा, और वो नाव से कूद जाता है। तो ये छोटा सा व्यंग है। तो किस तरह से हमारा सिस्टम, किस तरह से हमारी राजनीति उन लोगों को उत्तेजित करती है। वो खुद अपना बलिदान नहीं करती, खुद अपना त्याग नहीं करती, आम आदमी से कहती है कि तुम त्याग करो, तुम नाव से कूद जाओ, तुम अपनी जान दे दो। तो इसी तरह की अनेक लघु कथाएं हमारे उन्होंने लिखी। एक उनका एक व्यंग है चित्र, मैंने पढ़ा, उनका एक व्यंग है चित्र, जो गोर्बाचेव के समय उन्होंने गोर्बाचेव को करेक्टर बनाया था। जी। गोर्बाचेव उनसे कहते हैं, गोर्बाचेव उनसे कहते हैं कि भाई तुम हमारे लिए एक चित्र बनाओ। चित्र कैसा होना चाहिए, वो पॉइंट मैंने लिख कर रखा है, वो मैं देख रहा हूँ कहाँ है। उसमें यह है कि एक व्यक्ति कहता है कि तुम भेड़िया उनसे आकर के कहता है कि भाई तुम भेड़ का चित्र बना दो, है। तो चित्रकार बोलता है नहीं, मैं चित्र नहीं बनाऊंगा, आप तो खुद भेड़िए हैं और जी। भेड़ का चित्र बनाने की बात कर रहे हैं। तो नहीं, बोले मैं तुमको इतना पैसा दे दूंगा जितना पैसा तुम्हें आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। जी। लेकिन चित्रकार खुददार था, वो कहता है नहीं, मैं भेड़ का चित्र नहीं बनाऊंगा, और दरवाजा बंद कर लेता है। तब तक उसकी पत्नी बोलती है तुमने ये क्या किया, तुमको चित्र बना देना था, इतना तुमको माला माल कर देता। चित्रकार ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अचानक उसे जोर से भूख लगती है, उसे लगता है कि ये भूख शांत होनी चाहिए, और उसे पैसे की जरूरत है। वो तेजी के साथ दरवाजे की ओर दौड़ता है। कहानी व्यंग यही खत्म होता है। ये फिर हम सब के लिए विमर्श के लिए है कि क्या वो दरवाजा खोल के बाहर गया, क्या उसने याचना की। इसके परिपार्श्व में मैं इस रचना को इस तरह समझता हूं कि उन्होंने जनता के लिए छोड़ दिया। कि आप सोचिए कि चित्रकार क्या बाहर गया, क्या वो खुददारी में मर गया। तो ऐसे बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं जो हमें विमर्श के लिए बाध्य करती है। और यही व्यंग का लक्ष्य भी होता है। एक अच्छे व्यंग का लक्ष्य यह है कि वो उत्तेजित करे, वो प्रहसन न करे, जी। वो हमें हंसाए ना। वो कहते थे, व्यंग को लेकर के मेरी खुद उनसे दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, और जगह हमेशा उनसे बात होती रही थी। हम लोग जब नया नया लिख रहे थे, लिखना पढ़ना कर रहे थे, तो ऐसे लोगों का सानिध्य हुआ, तो हमारी व्यंग की समझ, हरिशंकर परसाई से भी हमारी मुलाकात हुई, उसके से बातचीत करने का सौभाग्य मिला। शरद जोशी से तो मेरी कई बार मुलाकातें हुई, और मैंने अपना उपन्यास माफिया तो शरद जोशी को ही समर्पित कर किया। जब उन्होंने एक बड़े अफसर के बारे में, भोपाल के अफसर के बारे में मुझे बताया कि वो किस तरह से माफिया है, तो मैंने उपन्यास लिखा। तो बड़े व्यंगकारों का सानिध्य मुझे मिलता रहा। उसी कड़ी में जब पुंतापेकर जी के निकट आया मैं, तब मुझे लगा कि एक बड़े रचनाकार को किस तरह का होना चाहिए। व्यंग को लेकर के वो साफ कहते थे, हास्य और व्यंग में वो हमेशा उन्होंने अंतर किया। वो कहते थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हास्य जो है गिलास के आधेपन का, संजीव जी, जी। गिलास के आधेपन का मखौल उठाता है। हास्य जो है आधेपन का मखौल उड़ाता है, लेकिन व्यंग उस खालीपन पर चोट करता है। हाँ, ये है प्रहार व्यंग, करता ये व्यंग का चरित्र है कि वो जो खालीपन क्यों है, उस पर चोट करता है। है। ये बिल्कुल ठीक है। खालीपन, बहुत ये बहुत सूक्ष्म विश्लेषण। बहुत सूक्ष्म विश्लेषण उन्होंने कहा। ये खालीपन हमारे विचारों का, खालीपन हमारे चरित्र का, खालीपन हमारी निराशा का, इस खालीपन को हम बहुत सुंदर ढंग से व्याख्यायित कर सकते हैं। तो व्यंग को लेकर उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये भी उन्होंने एक अच्छी बात कही कि हास्य जो है वो बहिर्मुखी होता है, हास्य बहिर्मुखी होता है, लेकिन व्यंग जो है वो अंतर्मुखी होता है, विचार करता है। हास्य तो हंस करके आप चीजों को भूल सकते हैं, लेकिन व्यंग जब अंदर ही अंदर घुलता है तो विचार के लिए बाध्य करता है, फिर वो आत्ममंथन के लिए बाध्य करता है। आप देखिए उनकी व्यंग रचनाओं में जो एक दो पंच है, उस पंच को भी मैं आपको नमूने के रूप में रखता हूं। वो कहते हैं कि आयकर,
इनकम टैक्स के बारे में आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं। इनकम टैक्स को लेकर के मुझे इतनी सुंदर टिप्पणी मैंने कहीं नहीं देखी। जी। वो कहते हैं कि आयकर आमदनी के अपराध का दंड है। ये आयकर जो है, जो मनुष्य आमदनी करता है, तो वह उसने इतनी आमदनी क्यों की है, उसका दंड भुगतता है आयकर के रूप में। और एक लाइन उनकी बहुत अच्छी है, पेट के लिए लिखा है उन्होंने। वो कहते हैं कि उधर वह स्थान है जिसमें आदमी 9 महीने नहीं, जिंदगी भर रहता है। तो 9 महीने हाँ, में तो पेट के बाहर आ जाता है, लेकिन जीवन भर वो उधर उधर से पूर्ति के लिए उधर है, पूर्ति के लिए लड़ता रहता है। उड़ते रहता है। तो ये इस तरह की उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बातें की। आपने बताया, इसलिए उनको इग्नोर हमारा साहित्य नहीं कर पाया। व्यंग्यश्री उन्हें मिली, उन्हें चक्कल्लज जैसा बड़ा सम्मान मिला, अक्षर साहित्य सम्मान मिला, फिर भी उन्हें कम सम्मान मिले। उनका सम्मान ऐसे ही आज नहीं हो सकता है। वो शताब्दी पुरुष हो गए हैं। 100 साल जिसके हो गए, 100 साल पार कर चुके हैं, 101वें वर्ष में है। और ये पहला वेबिनार है जो हो रहा है। कायदे से तो साहित्य अकादमी जैसी संस्था को, या और भी जो बड़ी संस्थाएं हैं, उनको ऑफलाइन कार्यक्रम करना चाहिए, पर एक दिन का पूरा कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जिसका कोई नहीं होता, उसका संजीव कुमार जैसे कुछ लोग हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर हमारा समाज हमारी अपनी महान पुरोधा पीढ़ी को भूल जाता है। शंकर पुंतांबेकर के अवदान को हमारा समाज धीरे धीरे भूलता गया है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप जैसे लोगों ने उनको याद किया। एक देखिए, आज पूरे देश में एक सांप्रदायिकता का वातावरण बनाया जा रहा है। इस देश का जो आम आदमी है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, प्रेम से रहना चाहता है। लेकिन इसी दो धर्मों के जो हमारे नेता होते हैं, अगुवा होते हैं, वो भड़काने की कोशिश करते हैं। जी। अमूमन आपका भी अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। बहुत सारे मुस्लिम मेरे मित्र हैं, बहुत प्रेम से सब रहते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, समन्वय की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो भड़काने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही उनका एक व्यंग है, एक नफरत कथा ओ। व्यंग रचना है उनकी। एक नफरत कथा, बहुत अच्छी व्यंग रचना है उनकी, जिसमें उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया है। उन्होंने दो पात्र गढ़े, एक का है और एक खा है। का खा से बोलता है कि भाई तुम हमारे खिलाफ हमसे नफरत करो, तुम हमसे नफरत करो, हमको गाली दो, है, हमारी निंदा करो। तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं तुमको गाली दूंगा, मैं तुम्हारे त्योहारों पर तुम पर पत्थर फेंकूंगा, तुम ऐसा कुछ करो, नफरत करो। खा कहता है कि नहीं, मुझे नफरत नहीं करना है, हम आपस में प्यार करना चाहते हैं, प्यार बांटना चाहते हैं। और फिर वो अंत में लौकर रचना जो है इसी तरह खत्म होती है कि हमें पत्थरबाजी नहीं करनी, हमें नफरत नहीं फैलाना है, हमें प्यार बांटना है। तो ये जो एक सोच है, का और खा के माध्यम से शंकर पुंतांबेकर ने उन लोगों की का चरित्र खींचा है जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये रचना एकदम उलटबासी की तरह है कि का खा से बोल रहा है, यार तुम बड़े प्रेम से रहते हो, हमारे खिलाफ तुम नफरत क्यों नहीं करते। तो ये जो उलटबासी है व्यंग की, उसके माध्यम से उन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना का एक संदेश दिया है। तो ऐसी अनेक रचनाएं हमारी हमारे पुंतांबेकर ने जी ने की। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने इस बारे में सोचा, संज्ञान लिया। देर आए दुरुस्त आए, 100 साल बाद ही सही शंकर पुंतांबेकर जी को हम याद कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। एक और रचना है, व्यंग रचना है उनकी, उसको कह करके मैं अपनी बात को थोड़ा सा विराम देने की कोशिश करूंगा, फिर और चर्चा होगी। तो देखिए, एक रचना उनकी और है, संजीव जी, 1 लाख। 1 लाख। हाँ, हरिशंकर परसाई की एक रचना है, भोला राम का जीव। बहुत पॉपुलर है रचना, कि भोला राम का जीव फाइलों में कैद होकर के अपनी समस्या का समाधान खोज रहा है। तो इस रचना में भी एक भोला राम है जिसका बेटा, कहीं उसकी मृत्यु हो जाती है,
उसे खबर मिलती है कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई है, वो दुखी होता है, तो सरकार उसे मुआवजा दे देती है 1 लाख का, और उसको ओ। पैसे मिल जाते हैं। हैं, मुआवजा दे देती है, लेकिन बहुत दिनों बाद पता चलता है कि उनका बेटा मरा नहीं, जिंदा है भोला राम का। तो भोला राम ईमानदार व्यक्ति है और नाम का ही भोला है, तो वो बोलता है कि ये पैसा मैं वापस लौटा दूंगा सरकार को। तो अच्छा। आप देखिए व्यंग्य यहाँ से शुरू होता है कि एक पंडित है, एक पुजारी बोलता है अरे नहीं नहीं बेकार है तो लौटाओ मत, सरकार के बोल दो कि हाँ उसके तुम्हारा बेटा मर चुका है। और लेकिन वही एक डकैत है, एक डाकू है, वो हाँ। कहता है कि नहीं ये गलत काम है, तुमको पैसे वापस कर देने चाहिए। तो ये कंट्रास्ट है। हम जिसे पुजारी समझते हैं वह गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है, और जिससे हम डकैत समझते हैं, दस्यु समझते हैं, सही वो रास्ते एक की बात भले है। काम के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसी तमाम रचनाओं के माध्यम से जो व्यंग्य का चरित्र है, आपको भी पता है व्यंग्य का जो लक्ष्य है, कैसे नर को हम नारायण बना दे, कैसे मुक्तिबोध ने कहा है ना, सब जो भी है उससे बेहतर चाहिए, सारा कचरा साफ करने के लिए हमें एक मेहतर चाहिए। तो व्यंग जो है मेहतरी का काम करता है, बेहतरी के लिए कचरे को साफ करता है। तो हमारे डॉक्टर शंकर पुनतांबेकर उसी परंपरा के मेहतर है, जो समाज का वैचारिक कचरा दूर करना चाहते हैं और वो जीवन भर करते रहे। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा मैंने बीच में कहा कथनी करने वाली बात, वे उन व्यंग्यकारों में नहीं थे, उस जो छद्म व्यंग्यकार हैं। दुर्भाग्य से हमारी हिंदी पट्टी में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे व्यंग्यकारों को देखता हूं जिनको व्यंग्य की तमीज नहीं है, व्यंग्य का वाह पता नहीं है, लेकिन वो लिख रहे हैं, विसंगतियों के खिलाफ लिख रहे हैं, लेकिन वहां विसंगतियां नहीं दिखती, वे खुद विसंगति से ग्रस्त हैं। लगता है कि उन पर व्यंग्य लिखा जाना चाहिए। अब ये सवाल उठाना चाहिए कि वे व्यंग्य की दुनिया में क्यों है। तो लेकिन शंकर पुनतांबेकर को मैंने निकट से देखा है, उनकी कृष्ण काया को मैंने देखा है, उनकी बेटी के साथ मेरी मुलाकात हुई, वो बेटी के साथ आया करते थे व्यंग्य आयोजनों, क्योंकि बुजुर्ग हो गए थे, 90+ हो गए थे, तो बेटी उनके साथ आया करती थी। तो उनको मैंने देखा है किस सादगी के साथ वो जीवन जीते थे। तो सज्जन किस्म के व्यंग्यकार थे ऐसे समय में, जबकि दुर्जन किस्म के व्यंग्यकार बढ़ते जा रहे हैं। तब मुझे एक सज्जन किस्म के व्यंग्यकार को याद करना बहुत संतोष दे रहा है। और सर्वाधिक संतोष इस बात को लेकर के है कि वामा एकेडमी जैसी संस्था ने इस आयोजन को किया और लगभग भूले बिसरे व्यंग्यकार को याद करने की कोशिश की। मैं इसलिए भूले बिसरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारी नई पीढ़ी के लोगों को पता नहीं है, अगर नाम भी नाम नहीं सुना पता। होगा, नाम नाम भी नहीं नहीं पता पता। है उनका। इसलिए आपके वेबिनार के माध्यम से मुझे लगता है कि जब ये चीजें आपकी यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगी तो बहुत सारे लोगों को उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलेगा। इसलिए मैं अंत में ये आपके वामा एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बड़ा आयोजन किया और लगभग भूलते जा रहे व्यक्तित्व को चर्चा के केंद्र में आपने लाने की कोशिश की। इसलिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, वामा अकादमी का भी आभारी हूँ, और जो लोग भी धन्यवाद सर। जुड़े हैं अभी उन सब का आभारी हूँ। मैं धन्यवाद। चाहूंगा कि मेरी मेरी बात को हमारे कुछ लोग अगर जुड़े हो तो वो आगे बढ़ाएं। नहीं, इसको बढ़ाएंगे हम, अवश्य आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे हम। मैं जो कुछ शंकर तांबेकर के बारे में पढ़ा लिखा या समझा अभी तक, मुझे ये ऐसा लगता है कि चाहे समकालीन देख लो या उसके बाद में देख लो या पहले देख लो, कुल मिला करके उनके जैसा जिगर बहुत कम था। जी कहने की बात है, जो सीधे सच्चे आदमी थे, सिंपल आदमी थे, और अपने व्यंग के लिए या वह अपने लेखन कार्य के साथ वो ज़्यादातर जुड़े रहते थे। लेकिन दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है इस देखने के लिए, उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्नों पर, ऐसे ऐसे विषयों पर व्यंग लिखे हैं जिन पर लिखना लोग डरते हैं। जी तो उनका जो जिगर था, एक व्यंगकार के तौर पर जो जिगर होना चाहिए, जो लोगों में नहीं मिलता, वो जी शंकर जी तांबेकर जी में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि वो जिगर वाले व्यंगकार थे। जी 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 जी। क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, बहुत सही कहा आपने। वो बड़े फर्टाइल व्यंगकार थे और
हिम्मत के साथ लिखते थे और सबसे बड़ी बात है विनम्रता के साथ अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे। कोई दम्भ नहीं रहता था, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत मुलाकातें उनसे हुई, मैं जानता हूँ कुछ और उसी उन्हीं के समकालीन कुछ दूसरे व्यंगकारों को मैं देखता था, तो उनकी अकड़ देखते बनती थी, लेकिन इनकी विनम्रता बताती थी कि उस सही मायने में सच्चे रचनाकार हैं। कोई भी सच्चा रचनाकार जो होगा वो बेहद सहज सरल होगा। हाँ, आपको तो ये उनमें जो जी आपका क्या विचार है शंकर पुण्य जी के लेखन में सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का जो पोषण होना चाहिए, जो एक लेखक ने करना चाहिए, एक रचनाकार ने करना चाहिए, उसकी झलक मिलती है, जबकि नहीं, उनके उनके 90% नैतिकता। लोगों में वो मिसिंग होती हैं। हाँ जी जी जी, बहुत सही कह रहे हैं। उनकी रचनाओं में ये सब चीजें जो आप बोल रहे हैं वो सब रचनाओं में दिखाई देती है। उनकी कोई भी रचना आप उठा करके देख लेंगे, उसमें केंद्र में नैतिकता है। विसंगतियों के खिलाफ तो प्रहार है, लेकिन नैतिक मूल्यों के उन्नयन की चिंता भी उनकी व्यंग रचनाओं में दिखती है। उनकी एक और बड़ी अच्छी रचना है भ्रष्टाचार। एक भ्रष्टाचार पर उनकी रचना है, और वह मर गई। अगर पढ़ी हो तो वही बड़ी गजब है कि वो सत्य सत्य जो है, सत्य नामक व्यक्ति अपनी मां नीति से कहता है कि आज मैंने बहुत बड़ा प्राणी देखा, बहुत बड़ा प्राणी देखा। तो उसकी माँ पेट फुला करके बोलती है, इतना बड़ा है? तो नहीं नहीं, बोले और भी बड़ा। तो फिर और माँ पेट फुलाती है, तो बोले इतना बड़ा? बोला नहीं, इससे भी और बड़ा। तो और बड़ा करती जाती है, और वो पेट फुलाते जाती है नीति, और अंत में नीति का पेट फट जाता है। दरअसल वो सत्य जो है भ्रष्टाचार के बारे में बता रहा था। भ्रष्टाचार नामक प्राणी देखा, वो इतना विशाल था कि पेट फुलाते फुलाते नीति मर गई। तो सत्य और नीति के माध्यम से उन्होंने अनीति के बारे में जो प्रहार किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण जो है ना, नैतिक मूल्यों के बारे में जी जी जी। हैं। तो ये जो नैतिक मूल्य को जो आपने कहा, तो ये जो उनकी नीति और सत्य का विमर्श है, वो बताता है कि भ्रष्टाचार कितना विशाल हो गया है। तो उनकी रचनाओं में नैतिकता तो कूट कूट के भरी है, और एक सच्चे व्यंग्यकार की रचना के केंद्र में नैतिकता ही होती है। विसंगतियों के खिलाफ तो प्रहार करते ही है, लेकिन नैतिकता उसके परिपार्श्व में रहती है। जी मैं एक चीज ये समझना चाहूंगा आपसे। मैं सामान्य विषयों पर बात करने के बजाय कुछ चुने हुए विषयों पर ही केंद्रित रखना चाहता हूँ, जिससे उनके सूक्ष्म अध्ययन के बारे में सफलता मिल सके, या अ, जी बात जाहिर हो सके। जी जी जेंडर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी लैंगिक भेदभाव जी जी। के संबंध में उनके साहित्य में आपको किस प्रकार के भाव मिलते हैं? कभी उन्होंने कोई लैंगिक भेदभाव पर तो आवाज उठाए हैं, या कभी इस तरीके की अब चीज मिली जहाँ उन्होंने एक डिस्क्रिमिनेशन किया हो? एकदम तो कोई ऐसा उदाहरण मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है कि उन्होंने किसी लैंगिक भेदभाव पर कोई रचना लिखी हो। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जैसे ही मैंने एक नीतिक स्त्री है उसको लेकर के उन्होंने लिखी, तो कोई भी एक तटस्थ व्यंगकार कभी लैंगिक भेदभाव कर नहीं सकता। अब जी उनकी और कुछ रचनाओं का मैं अध्ययन करूंगा, फिर इस बात का भी आपका की बात का मैं जवाब दे सकता हूँ उदाहरण स्वरूप। लेकिन मैं जानता हूँ कि शंकर पुनतांबेकर जैसा रचनाकार कभी ऐसा भेदभाव नहीं करेगा, और हमेशा स्त्री विमर्श की बात करेगा। क्योंकि वामा एकेडमी का कार्यक्रम है, तो उसके मंच से मैं कहना चाहता हूँ कि शंकर पुनतांबेकर जैसे रचनाकार कभी भी स्त्री को नीचा नहीं गिरा सकते हैं। वे स्त्री विमर्श करेंगे, और व्यंग के माध्यम से पुरुष मानसिकता पर वो प्रहार भी करेंगे। अभी जी तत्काल मैं कोई उदाहरण नहीं दे सकता, लेकिन बाद में मैं देख करके इस पर जरूर जवाब दूंगा। और मुझे विश्वास है कि उन्होंने लैंगिक असमानता को लेकर के आवाज बुलंद की होगी, और वो करेंगे, क्योंकि वो बड़े रचनाकार थे। वो ऐसा कर नहीं सकते, एक तरफा वो चल नहीं सकते। जी। अगला प्रश्न मेरा इस विषय से है कि हमारा जो देश है वो जी विविधताओं का देश है। जी हाँ। विविधता में एकता, हम्म, और उसके बाद अखंडता।
जैसी जी स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद क्षेत्रीयता और राष्ट्रीयता के बीच में एक छोटा मोटा कसाव, खिंचाव या जी जी। तनाव बना रहता है। हाँ हाँ। आपको क्या लगता है कि शंकर जी के साहित्य में इन विचारधाराओं पर किसी प्रकार का कोई इंगिती मिलती है, या इनमें कोई ऐसी ऐसी चीज मिलती है जहाँ उन्होंने संतुलन करने का प्रयास किया हो? खैर उनकी रचनाओं में तो संतुलन है ही। उनकी जब हम कृतियों को देखते हैं, उन्होंने जितने भी व्यंग लिखे, उनके नाटक भी हैं, और उसमें संतुलन तो दिखाई देता है। चाहे वो उनका गिद्धे मंडरा रहा है देखे, दुर्घटना से दुर्घटना तक देखे, मेरी फांसी, विजिट यमराज की अंगूर खट्टे नहीं है बदनाम चा, बा मुलाहिजा, बा होशियार, रावण तुम बाहर आओ, ये सारी कृतियों में उसी तरह का संतुलन मुझे दिखाई देता है। और वो उस फ्रेम के बाहर के रचनाकार है ही नहीं कि हम उनकी रचनाओं में, जैसा मैंने कई कई बीच में कहा कि बहुत सारे ऐसे व्यंगकार हैं जिनके व्यंग रचनाओं को पढ़कर ये समझ में नहीं आता कि इस रचनाकार का लक्ष्य क्या है। लक्ष्यहीन बाण फेंकने वाले बहुत सारे व्यंगकार हैं, जो व्यंग को जिन्होंने कुछ भी समझ लिया है या व्यंग को परिहास की चीज समझ लिया है। लेकिन हमारे जो शंकर जी हैं, उनके नाम को तोड़ करके मैं कहता हूँ पूर्णतम बेकर जी हमारे व्यंग के शंकर हैं, जो विसंगतियों को अपनी रचना की के माध्यम से, रचना की तीसरी आंख से नष्ट करने की कोशिश करते हैं। एक चीज ऐसे तो हमारे समय के बड़े रचनाकार हैं। एक चीज तो आपके इस कथन के संबंध में मैं सपोर्ट में सीधे सीधे कह सकता हूँ कि क्षेत्रीयता की भावना उनमें होने का मतलब संभावना कम नजर आते हैं, क्योंकि एक मराठी भाषी होकर के उन्होंने हिंदी में काफी रचना बस करी है। यही तो बात एज इट इज मैं यही कहना चाहता था, वो क्षेत्रीय व्यक्ति हो ही नहीं सकते हैं। अगर वो होते तो सिर्फ मराठी में लिखते, आपला मानुष की बात करते, लेकिन वो समग्र मानवता की बात करते हैं। उनकी दृष्टि गोरवाचियों तक जाती है, एक विशाल नजरिए के साथ वो लिखते। अगर संकुचित नजरिया होता तो वो सिर्फ मराठी के लेखक बन के रह जाते। उन्हें ये बात समझ में आ गई कि मुझे एक भारतीय लेखक बना है, वैश्विक लेखक बनना है, इसलिए मराठी की सीमा रेखा से बाहर निकल के वह हिंदी प्रदेश में आते हैं, और हिंदी प्रदेश को इतना व्यंग दे देते हैं कि आज हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। हमें बड़ा संतोष हो रहा है आपके मुंह से भी ये बात सुन करके। इसके पहले की चर्चा में प्रेम जन्मेजय जी जी। यही बिंदु उठाया था कि अच्छा। हमारे जो व्यंगकार हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय जो सरोकार हैं उनके प्रति सजगता नहीं है। बहुत जबकि दुर्भाग्य है, बहुत शंकर दुर्भाग्य जी है। में देखेंगे तो ट्रेडिशनल या क्लासिकल टाइम के होकर के भी उन्होंने गोरबाचौथ जैसे विषयों पर या उनके उससे हाँ, संबंधित सीधे बातों पर सीधे व्यंग लिखे पर हैं। लिखा उन्होंने। हाँ। तो ये उनके वैश्विक विचारधारा का या हर रचनाकार को होना चाहिए। जैसे परसाई जी में वैश्विकता दिखाई देती है, और इन पे भी वैश्विकता दिखाई देती है। हमारे जैसे लोग भी लिखते हैं तो तमाम बहुत सारे व्यंग है, उदाहरण अभी दे याद करूं तो एक तो दे सकता हूं कि वैश्विक दृष्टि होनी चाहिए। एक रचनाकार की, चाहे व्यंगकार हो, कथाकार हो, कवि हो, उसकी रचनाओं में जब तक वैश्विकता नहीं आएगी। आपने भी अगर मेरे गद्य लेखन को भी देखा होगा तो हम इसराइल और और वहां हमास का संघर्ष हो रहा है, और यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो रही है, तो भी हम लिखते हैं। और तो एक किसी भी रचनाकार की दृष्टि जब तक वैश्विक नहीं होगी, तो वो बहुत व्यापक दृष्टि से लेखन करने में असमर्थ रहेगा, बहुत लोकल होकर के रह जाएगा। हाँ, तो आपसे ये उसमें दिखाई देता है जी। आपसे प्रेरित होकर हमने दो रचनाएं ऐसी करी हैं जो एक जी। भारत के बाहर के विषयों या सरोकारों से संबद्ध हैं। अच्छा अच्छा, हमारी बहुत अच्छा। हमारी एक पुस्तक है उइगर्स, उइगर अच्छा। मुस्लिमों के बारे में, उइगर्स द जी जेनोसाइड ऑफ स्पेसिम। तो, जी जी जी। तो दूसरी किताब जो हमने इस वैश्विक इशू में लिखी है वो अफगानिस्तान, द बहुत ग्रेवयार्ड, अच्छा। द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। तो
मुझे अच्छा लगता है और मैं इस बात से सहमत हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय विजन आवश्यक है। लेकिन लोग तो अंतर्राष्ट्रीय विजन के बजाय अपने आप को किसी समारोह के कमरे के अंदर कैद कर लेते हैं और कैद कर लेते हैं। वहां पर मंडी ढूंढना शुरू कर देते हैं। होने लगी, यही हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए वो कूप मंडूक बन करके रह जाते हैं जब तक। जैसे ठीक है, व्यंग में कुछ तो मैंने, जैसे मेरा पूरा एक व्यंग है, अगर आपको वो होगा, बहुत पहले जब अमेरिका ने ये ईरान पर ये हमला किया था, तब मैंने एक नुक्कड़ नाटक लिखा, गुंडा नंबर 1। ये इप्टा, रायपुर इप्टा ने उसका मेंशन किया, कई जगह मेंशन किया। उसमें मैंने बताया कि किस तरह से ये अमेरिका अपनी वैश्विक दादागिरी कर रहा है। और भी बहुत सारे व्यंग है। तो एक रचनाकार को एक वैश्विक होना चाहिए, बिना वैश्विक हुए वो एक बड़ा रचनाकार नहीं बन सकता। तो हमारे जलगांव में रह करके एक वैश्विक दृष्टि संपन्न हमारे रचनाकार डॉक्टर शंकर पुंताबेकर एक वैश्विक दृष्टि संपन्न रचनाकार थे, और एक महत्वपूर्ण रचनाकार थे। हमारे नई पीढ़ी के व्यंगकारों के लिए वे एक मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। मुझे लगता है उनके साहित्य को हमें पढ़ना चाहिए, और अपनी एक परंपरा, उस परंपरा में हमें चल करके अपने व्यंग को परिमार्जित करते जाना चाहिए। जी, मैंने मेरी सोच है व्यंग जी शास्त्र पर काम करते हुए और जी विशेष जी। करके इतिहास लिखते हुए, हम्म, व्यंग साहित्य के इतिहास की जो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, हम्म, मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर जो संवेदनशीलता होनी चाहिए व्यंगकारों में, आज के जी। व्यंगकारों वो नहीं दिखाई देती। नहीं दिखाई देती। एक विषय है दलित संचेतना के बारे में। हाँ, हाँ, हाँ। दलित संचेतना को लेकर के व्यंगकारों ने बहुत कम लिखा है। नहीं, बहुत अच्छा आपने बिठाया, बहुत अच्छा है, बहुत दलित बढ़िया। संचेतना के बारे में लिखना चाहिए व्यंगकारों को, ताकि देश में जो ये जातिगत विमनस्यता की जा रही है कुछ गिने चुने राजनीतिकों द्वारा, इस जातिगत वैमनस्यता को दूर करने के लिए आवश्यक है कि व्यंगकारों को इस विसंगति पर भी प्रहार करना चाहिए। नहीं, आपने जब कहा तो विनम्रता पूर्वक मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी 2-3 रचनाएं इसी तरह की विमर्श की है। एक व्यंग का तो शीर्षक ही है कि मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ, है। वो अपने दम्भ में है कि मैं ब्राह्मण हूँ और दूसरे को इग्नोर करता है, शीर्षक ही है? तो बहुत अच्छा आपने उठाया, इसको हम लोग को और गति प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि दलित विमर्श बहुत जरूरी है। कि हाशिए पर खड़े व्यक्ति को अगर हमें विमर्श के केंद्र में नहीं लाएंगे, तब तक उनका उन्नयन नहीं होगा। ये नहीं। जी ऐसे ही एक बिंदु आता है सांस्कृतिक संवेदनशीलता। जी जी। सांस्कृतिक संवेदनशीलता आवश्यक है। आज जी मैं हाँ। आपको कहना चाहूँगा कि इंडोनेशिया के दौरे के दरमियान मेरी वहाँ अच्छा के लोगों से बातचीत हुई, तो मैंने उनसे अच्छा। एक प्रश्न पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारे इस नोट के ऊपर गणेश का चिन्ह क्यों है? हाँ जी, गणेश जी की हाँ। तस्वीर है। तुम्हारी एयरलाइन का नाम गरुड़ा एयरलाइन क्यों है? गरुड़ा है, जी जी। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि देखिए, किसी भी जात या किसी भी समाज के बारे में दो प्रकार से देखना चाहिए। एक तो ये कि वो अपनी धरोहर को कैसे रखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। संस्कृति हमारी धरोहर है हम्म, और उस धरोहर की रक्षा करना हमारा परम दायित्व है। जी जी जी। लेकिन जहाँ तक हमारा धर्म का सवाल है, धर्म हम्म, हमारे लिए एक जी धर्म हमारे लिए प्रैक्टिस है, जी जी जी। एक डिसिप्लिन है, कोड ऑफ कंडक्ट है। हम्म, इसलिए धर्म को संस्कृति से हम नहीं जोड़ते। हाँ। ये बहुत अच्छा लगा उनका ये विश्लेषण। बहुत अच्छा है ये, लगभग इसी तरह की बातें तो मैं भी जब इंडोनेशिया गया था तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। तो ये अपनी बड़ी बात है कि अपनी जड़ों को नहीं भूलते। ठीक है, वो अब तो दूसरे धर्म में आ गए हैं, लेकिन संस्कृति तो वहीं से, उद्गम तो कहते हैं उनका वही है संस्कृत, ना। हाँ, संस्कृत हाँ की रक्षा करना चाहिए। हाँ हाँ। मैंने देखा कि आजकल के व्यंग्यकारों में इस प्रकार की सोच नहीं है कि वो संस्कृति की रक्षा करें, और वो पाश्चात्य और हमारे भारतीय सभ्यता के बीच में जो एक धारा है, जो एक कहना चाहिए जो जो एक अलगाव या पृथकता समावेश करते हुए भी
अपनी संस्कृति को समाहित न करना, अपनी बहुत संस्कृति सही को बात है। अक्षुण्ण बनाए रखना, ये बहुत ऐसा अच्छा। प्रयास कम देखने को मिलता है। क्योंकि होना ही नहीं चाहिए नहीं। कि अपनी संस्कृति को जी। अक्षुण्ण बनाए रखें और पाश्चात्य संस्कृति से जो भी अच्छे गुण हैं हम समाहित करें। तो नहीं ये नहीं, अगर आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं इसलिए बीच में एकदम आपको रोकने का मेरा मन हो रहा है कि मेरे लेखन में बहुत सारी बातें, चूंकि हम भी पुंतांपेकर जी की परंपरा का निर्वाह करते हुए आगे है, तो मैं अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर पसंद करता हूँ। इसलिए अगर आपने मेरा उपन्यास, आप उससे परिचित हैं, एक गाय की आत्मकथा, मैंने हाँ। इसीलिए लिखी कि हमारी संस्कृति को हम बचाएं। कुछ हमारे मित्र कहते हैं कि आपने गाय पर लिखा, गे पर लिखने का समय है, एक समलैंगिकता को पर लिखने का समय है। तो मैंने कहा उसी के खिलाफ, क्योंकि वो गे पर जब हम बात करेंगे तो हम अपनी संस्कृति पर को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। जब हम गाय की बात करेंगे तो हम अपनी संस्कृति से जोड़ने की बात करेंगे। तो लेखक का ये दायित्व है कि वो धारा के विपरीत चले। कि पता लगा लिव इन रिलेशनशिप पे आप लिख रहे हैं, समलैंगिकता पे लिख रहे हैं, तमाम तरह के अराजक विषयों पर लिख रहे हैं, इसके कारण संस्कृति धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है। इसलिए हमारे जैसे रचनाकारों का या आप जैसे रचनाकारों का भी दायित्व है कि धारा के विपरीत बहे, और समय जो अराजक होता जा रहा है उस समय को शुद्ध करने के लिए सांस्कृतिक बोध भी जागृत करना हम सबका दायित्व है। एक संवैधानिक विषय है और उसे कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जी जी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यंग्यकारों के कितने आड़े आते हैं। व्यंग्यकारों के आड़े अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो स्वाभाविक है कि बहुत आती है, क्योंकि व्यंग्यकार सीधे सीधे प्रहार करता है, राजनीति पर प्रहार करता है, प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रहार करता है, और कई बार न्याय व्यवस्था पर भी प्रहार करता है। तो उसके सामने तो सब सर्वाधिक चुनौती अगर कोई व्यक्ति को लेकर के झेलता है इस देश में या पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, मैंने बाहर भी जिनको फांसी हुई, बेंजामिन मोलाइस और तमाम लोगों को, उस पर मैंने कविताएं लिखी है, रचनाएं लिखी गई हैं। तो पूरी दुनिया में जिसने भी आवाज उठाई है उसके खिलाफ उस देश का तंत्र हमलावर हो जाता है। भारत में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रही हैं कि व्यंग्यकार ने अगर ईमानदारी के साथ कलम चलाई तो उसके कलम को, उसके अभिव्यक्ति को दमन दमन करने का काम इस व्यवस्था ने किया है। तो अभिव्यक्ति के साथ उसके खतरे तो जुड़े हुए हैं, और व्यंग्य के साथ सर्वाधिक खतरे जुड़े हुए, क्योंकि वो सीधी सीधी बात करता है ना। आप जारी उसमें रखिए, मैं एक मिनट में आपको वापस ज्वाइन करता हूँ। हाँ आप बोलते रहे अपनी हाँ। बात। क्योंकि व्यंग्य जो है कलात्मक हथियार नहीं है। व्यंग्य सीधे सीधे प्रहार करने की चीज है। वह जो विसंगति देखता है उस पर पत्थर मारता है। दूसरी विधाएं जो है वो पत्थर न मार करके बहुत प्रतीकों में बात करती है। यही बुनियादी अंतर है व्यंग्य और दूसरी विधाओं में। इसलिए व्यंग्यकार को सर्वाधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लक्ष्मी नारायण वैष्णव जैसा रचनाकार, व्यंग्यकार आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। गोरख पांडे जैसा विद्रोही कवि आत्महत्या कर लेता है। हरिशंकर परसाई जब व्यंग्य लिखते हैं तो उन पे हमला किया जाता है, उनकी टांग टूट जाती है। मनीष राय जैसे लघु कथाकार प्रताड़ित होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। और बहुत सारे व्यंग्यकार, हरि जोशी का नाम लूंगा, जो व्यंग्य लिखने के लिए उनके तबादले होते रहे। तो व्यंग्य के सामने अभिव्यक्ति के खतरे उठाने की चुनौती रहती है। मुझे खुद व्यंग्य लिखते हुए आईएएस अफसर, एक आईएएस अफसर पर मैंने व्यंग्य लिखा, हालांकि उस पर्टिकुलर अफसर पर मैंने नहीं लिखा था, आईएएस के चरित्र पर मैंने लिखा था। तो मुझे मानहानि का नोटिस आया कि आपने आईएएस के खिलाफ व्यंग्य लिख दिया। मैंने एक और व्यंग्य लिखा, एक घृणित किस्म के लेखक के बारे में मैंने व्यंग्य लिखा, तो वो मेरे दफ्तर रिवॉल्वर लेकर के पहुंच गया कि ये व्यंग्य आपने मेरे खिलाफ लिखा है। तो व्यंग्यकार के सामने चुनौतियां हैं, और वो चुनौती अगर वो स्वीकार करता है तब तो व्यंग्यकार है, नहीं तो उसको फिर और कोई अपना
रास्ता रास्ता अपना लेना चाहिए, व्यंग छोड़ देना चाहिए। व्यंग्यकार है तो उसको इस तरह से लिखना चाहिए कि उसके सामने चुनौतियां हैं। अगर व्यंग्यकार के सामने चुनौतियां नहीं है, अगर, तो फिर मुझे लगता है कि वो व्यंग्यकार नहीं है। लेकिन चुनौतियों का अर्थ ये नहीं कि आप राग द्वेष बनाने लगे। व्यंग जैसे हथियार का इस्तेमाल करके आप अपने ही लोगों को अफजल खान की तरह छुरा छुपा करके शिवाजी को भोगने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है। व्यंग्यकार के पास जो हथियार है वो समाज में जो अराजकता है, विद्रूपता है, उसके विरुद्ध उसे कलम चलानी है। तो व्यक्ति के खतरे सर्वाधिक, मैंने जैसा आपने जो प्रश्न किया, तो मुझे लगता है कि व्यंग्यकार के सामने है। लेकिन उसको भी बहुत सावधान होकर के, कई बार हम छापा मार युद्ध भी करते हैं ना, कि जैसे भगवान राम तक को भी बाली के सामने छुप के करना पड़ा। सामने वो, हाँ, छुप करके वार करना पड़ा, क्योंकि उसके सामने आ जाए तो उनकी आधी शक्ति बाली को मिल जाती, तो राम पराजित हो जाते। तो कई बार व्यंग्यकार को भी बहुत प्रतीकों में, बहुत कलात्मक तरीके से भी हमला करने की जरूरत है। डायरेक्ट आप करेंगे तो आप पर, आपकी जान पर बना सकती है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ व्यंग लिखने की भी जरूरत है। आपको क्या लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में शंकर तांबेकर जी के साहित्य में आपको कहीं पर कमजोरी नजर आती है, या कहीं पर उनमें नहीं नहीं, दबाव नजर आता कहीं है? नहीं, कहीं नहीं। अगर कमजोरी नजर आती तो वो, और वह मर गई जैसी रचना, आम आदमी जैसी रचना कभी नहीं करते। 1 लाख जैसी रचना, उनकी तमाम रचनाएं, मैंने बहुत सारी रचनाएं उनकी देखी है। कहीं मुझे इस तरह से नहीं लगता कि वो कोई छिप करके लेखन कर रहे हैं, वो हिम्मत के साथ लिख रहे हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि वो खुद एक सज्जन व्यक्ति थे, सज्जन रचनाकार थे, इसलिए बड़ी शालीनता के साथ, मैंने जैसे बहुत पहले एक बार सूर्यबाला जी के लिए भी कहा था कि शालीनता के साथ वो व्यंग लिखती हैं। तो उसी परंपरा में मैंने डॉक्टर शंकर पुनतांबेकर को भी देखा है, बहुत शालीनता के साथ सॉफ्ट तरीके से व्यंग लिखते हैं। और जो व्यंग का सूत्र, जो मेरे जीवन को भी मैंने आत्मसात किया है, जिस बात को, वो बात मैंने उनके उसमें भी देखी कि वो प्रवृत्ति मूलक व्यंग करते हैं, व्यक्ति मूलक नहीं। कि व्यक्ति को किसी से कोई नाराजगी हो गई तो उस पर कलम चलाया, वो व्यंग को पवित्र अपवित्र नहीं करते, व्यंग को की पवित्रता बनाए रखते हैं और प्रतीकों में प्रवृत्ति पर प्रहार करते हैं। इसलिए वो, मैं उन्हें एक बड़ा रचनाकार मानता हूँ। यहीं पर एक प्रश्न मेरे को आता है दिमाग में कि आपके मुताबिक प्रतीकात्मक तरीके से या नफीसुली भाषा में व्यंग जी, पर प्रहार करना उचित होता है, और एक सॉफ्ट व्यंग्यकार बने रहने में अच्छाई भी हो सकते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यंग्यकार को अति यथार्थवाद से बचना चाहिए। नहीं ठीक है, अति यथार्थवाद से तो सबको बचना चाहिए। आप एकदम यथार्थवादी, अति यथार्थवादी होकर के आप घर परिवार में कहीं पर भी नहीं रह सकते। बहुत सारी चीजें आपको छुपानी भी पड़ती है, और बहुत प्रतीकों में बात करनी पड़ती है। व्यंग जो है प्रतीकों में बात करता है, वो अभिधा में बात नहीं करता, वो लक्षणम और व्यंजना में बात करता है। और उसको समझदार के लिए कहते हैं इशारा काफी है। तो व्यंग्यकार भी उसी फार्मूले का इस्तेमाल करके बहुत प्रतीकों में, और यथार्थवादी तो है, लेकिन बहुत अति यथार्थवादी जब हम हो जाते हैं तो एक बहुत बड़े व्यंग्यकार, उनका नाम लेना ठीक नहीं, अगर ले भी लूं तो मुझे चूंकि उस विचारधारा से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए कि जैसे जब एक हमारे अपने समय के बड़े रचनाकार ने राजनारायण पर व्यंग लिख दिया, मोरारजी देसाई पर व्यंग लिख दिया है, और किसी पर व्यंग लिख दिया। आज की पीढ़ी अगर उस व्यंग को पढ़ेगी तो उसे क्या समझ में आएगा, कौन राज नारायण है, कौन मुरारी देसाई, उसको गूगल करना पड़ेगा, तब शायद उसका बायोडाटा समझ में आएगा। तो ये अति यथार्थवाद का उदाहरण है कि आपने नाम लेकर के सीधे सीधे निंदा कर दी, क्योंकि वो आपकी विचारधारा में फिट नहीं थे। और ऐसे लोगों को बड़ा सम्मान भी मिल गया, पता लगा साहित्य अकादमी सम्मान मिल गया। तो ये व्यंग जैसे हथियार का दुरुपयोग है। आपको हमेशा प्रतीकों में बात करनी पड़ेगी,
क्योंकि हमारे आप वकील हैं, आपको पता है मानहानि भी होती है। आप किसी का नाम लेकर, अगर मैं संजीव कुमार का नाम लेकर के एक व्यंग लिख दूं तो सीधे सीधे उस व्यक्ति की मानहानि है। तो हमको थोड़ा सा बहुत प्रतीकों में का सहारा लेना पड़ता है। अति यथार्थवादी होने से आप सीधे सीधे खुल करके मैदान में आ जाते हैं, और कोई भी युद्ध जीवन में इस तरह से खुल करके नहीं लड़ा जाता। प्रतीकों में लड़ करके हम युद्धों को भी जीतते हैं और जीवन में भी सफल रहते हैं। जी जी। हाँ, आपको मैं साझा करना चाहूँगा कि हमारे साथ प्रसिद्ध प्रख्यात नाटककार प्रताप सहगल जी उपस्थित हैं। मैं प्रणाम करता हूँ, वो हमारे समय के ऐसे महत्वपूर्ण नाटककार हैं जिस परंपरा में लक्ष्मी नारायण लाल को हमने देखा। अरे और अरे गिरीश जी प्रणाम करता हूँ। मैं बोल रहा था आपको मैं देखता हूँ तो हमारे समय के ऐसे जीवित, ऐसे महत्वपूर्ण रचनाकार हैं जिनके नाटकों का देश भर में मंचन हो रहा है। वो लक्ष्मी नारायण लाल और तमाम जो दूसरे हमारे वर्मा जी और तमाम जो एक परंपरा है, उस परंपरा में आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, प्रगतिशील दृष्टि के साथ वो मिथकों का भी इस्तेमाल करते हैं और परंपरा और आधुनिकता का घालमेल करते हुए नए विमर्श करने वाले व्यक्तित्व नाटककार का नाम है प्रताप सहगल। और मेरा सौभाग्य है कि उनका सानिध्य मुझे रायपुर में मिला। वे मेरे घर तशरीफ लाए और दिल्ली जब जब आता हूँ तो इनके दर्शन होते हैं। आपको दूसरी शख्सियत से मिलवाता हूँ, डॉक्टर शशि। अरे वाह, प्रणाम कर रहा हूँ। अब शशि जी को प्रणाम कर रहा हूँ। दोनों के ऐसी जुगल जोड़ी है जो टूटी नहीं है कभी, कहीं कोई मतभेद नहीं रहा इनमें, हमेशा साथ साथ चले हैं। इनके लिए वो गाना है। आपकी जोड़ी भी देख कर आए हैं, बहुत जी बढ़िया। जी, आप हमारे घर आए, मेरा सौभाग्य दोनों का। इनके लिए वो गाना, मैं इनके लिए गाना गा सकता हूँ, चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। ये दोनों की ऐसी जोड़ी है, दोनों साहित्यकार हैं, लेकिन कहीं कोई अभिमान नहीं, एक दूसरे के प्रति जो उदारता है ये मुझे दिखाई देती है। इसलिए मैं गोरस बेचन हरी मिले, एक पद दो काज हो गया आज है पुनतापेकर जी की चर्चा के बाद। शंकर तांबेकर आपके घर जितना समय बिताया, बड़ी मधुर यादें हैं। आपका फिर कभी आपका फिर कोई एक स्टडी रूम की वो छत, उस पर लिखा हुआ सारा। हाँ, नहीं कभी फिर कभी सौभाग्य से रायपुर में कोई बड़ा आयोजन हुआ तो आप लोग आएंगे तो घर में एक बार फिर आपको आपके चरण पढ़ने चाहिए। अरे ऐसी बातें मत करो। नहीं, बहुत अच्छा लगता है। कुछ नहीं, आप लोग इतने उदार है, इतने सहज सरल है आप लोग दोनों। देखता हूँ तो कभी अकेले मैंने प्रताप जी को नहीं देखा। अगर प्रताप जी दिखाई दे रहे हैं मतलब शशि भाभी भी आसपास कहीं होंगी, जरूर होंगी। ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार जी, नमस्कार। ये प्रणाम। मेरे ख्याल से अब रसभंग भी हुआ है, विषय परिवर्तित हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि प्रताप जी के साथ आप संवाद करें। नहीं, और हमारे जो मूल प्रश्न थे, जिन विषयों पर हम चर्चा करना चाहते थे और जिन नए प्रश्नों पर हम चर्चा करना चाहते थे, वो हमने तकरीबन पूरे कर लिए हैं। और हमने ये देखा है कि भले ही और लोगों में अलग प्रकार की विशेषताएं हैं और व्यंग्यकारों में अलग प्रकार की विशेषताएं हैं, लेकिन शंकर तांबेकर की विशेषताएं अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। और उनको बुला दिया गया व्यंग्य संसार द्वारा, एक तरीके से बुला दिया ही कहना चाहिए कि उनकी शताब्दी पर कुछ नहीं किया किसी ने। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। खैर एनीवे, हम फिर से शुरू करते हैं और इसी समय एक योजना बनाते हैं कि शंकर तांबेकर पर हम एक पुस्तक का प्रोजेक्ट लेंगे और उनके साहित्य के ऊपर, उनके व्यक्तित्व के ऊपर उसमें। बहुत अच्छा सोचा आपने। ये बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि उनको होगी कि आप उन पर एक किताब निकालें, उसमें उनकी रचनाएं, एक संचयन निकल सकता है उसमें लंबी भूमिका, जैसे मैं लिख दूं या आप लिख देंगे कुछ, एक मैं एक भूमिका लिख दूंगा या कुछ भूमिका नहीं, या कुछ भी मैं भी लिख दूंगा, और उनका एक संचयन निकल सकता है उसमें, ताकि नई पीढ़ी को पता चले कि ये इनकी रचनाएं थी। उनकी बेटी से संपर्क भी करना पड़ेगा, उनकी कुछ कृतियां वहां से मिल जाएंगी। तो वो एक किताब आने वाले समय में विश्व पुस्तक मेले में इस तरह प्रयास कीजिए कि जनवरी फरवरी तक उनका एक समग्र तो क्या आएगा, संचयन आ जाए, आसानी से निकल जाएगा। न केवल आधुनिक काल के व्यंग्यकारों के बारे में,
बल्कि जैसा कि हमने आपसे संक्षेप में चर्चा की थी, आदिकाल से लेकर के और आधुनिक काल तक के बीच में भी बहुत सारे ऐसे व्यंग्यकार हुए हैं जिनके व्यंग पर कोई दृष्टि नहीं डाले गए। तो हमने जो नहीं, अपना सही बोल रहे हैं। शोध कार्य शुरू किया था, उसमें हमको रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। हमने अभी चंद्रवरदाई के काव्य में व्यंग पर एक आलेख अरे दिया, वाह, बहुत गजब काम किया आपने, अंग्रेज़ बहुत में बढ़िया। आएगा। हाँ, उसके बाद मलिक मोहम्मद जैसी को दिया है, तुलसीदास को हम्म, लिया, सूरदास को लिया, मीराबाई को लिया, रसखान को लिया, हम्म। और अब्दुल रहीम खान खाना को लिया, बिहारी लाल को लिया। तो हम इन नहीं, हमारे मध्य युग के जितने भी कवि रहे ना, उनकी रचनाओं में चुनाव में बड़ी व्यंग तत्व है। तीखे व्यंग तीखे तत्व व्यंग है, तीखे व्यंग हैं। तीखे और व्यंग है। और तो और आप भूषण और पद्माकर और सेनापति जैसे कवियों के रचनाओं में जबरदस्त व्यंग देखने बहुत को अच्छा, आपने ये बड़ा शोध कार्य है, गहन अध्ययन करके आपने निकाला है, इसलिए आपको साधुवाद है। ये किताब काफी बहुत महत्वपूर्ण होगी। अभी लगे हाथ जो चूंकि पंतांबकर जी भी चर्चा हो रही है, तो उनकी एक किताब है, वो भी कहीं से हमें देखनी पड़ेगी। उनका व्यंग अमरकोश उनका है, जिसमें अमर लगभग कोश साढ़े, बनाया उन्होंने, व्यंग अमर कोश हाँ, बनाया उन्होंने, व्यंग उसमें लगभग 9,500 शब्दों, 8,500 शब्दों का 8,500 9,000 शब्दों का वो है। तो उसको भी देखिए कि उसमें कितने करते हैं सर, विस्तार के इकट्ठा साथ करते हैं, चीजें लिखी गई हैं। इकट्ठा करते हैं और उनके ऊपर उनकी शताब्दी को रेखांकित करते हुए उनके ऊपर एक हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। एक किताब किताब निकालिए, बहुत स्वागत है आपका। ठीक है ना सर? और जी इन्हीं जी शब्दों के साथ आज की सभा और चर्चा हम समापन की ओर ले जाते हैं। बहुत बहुत जी। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चलिए, आपका भी बहुत, वामा अकादमी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका भी, कि आपके दिमाग में पता नहीं कैसे शंकर तांबेकर जी का स्मरण हो आया, और आपने बहुत अच्छी चर्चा छेड़ दी। और जो भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, मैंने अपने बताने की कोशिश की। और भविष्य में जब किताब निकलेगी तो उसमें विस्तार से मैं लिखूंगा भी उनके बारे में। तभी तो वामा फिलहाल आपको भी तो धन्यवाद। वामा अकादमी जो है ना, वो नए विषयों पर और अनछुए विषयों पर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। कल दोपहर हम्म। को 12:30 बजे हमारे साथ चर्चा में होंगी नीला कुमार जी, और हम चर्चा करेंगे उपनिषदों पर, उपनिषदों का जीवन में क्या महत्व है उस विषय पर। तो लेकिन आज का मुझे इस बात के लिए दुख है कि आपने जो और कुछ नाम बताए थे वो सब अनुपस्थित दिखाई दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबसे बातचीत करके कार्यक्रम में बनाना चाहिए, ताकि अनुशासन यही कहता है कि सब, अगर उनसे बात हुई है तो ऐसे ही उनको ऐसे रहना ही चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग तैयारी हाँ हाँ भी कर देते हैं और कार्यक्रमों में नहीं आते हैं, ये गलत है ये। और सूचित भी नहीं करते कि हम नहीं आ पाएंगे। लेकिन अब ठीक है, ये तो जैसी चल रही परंपरा, उसके साथ चलना है हमें, उसमें से धीरे से आगे निकालना है और उस चीज़ को और सुधार करना है जो कुछ कर सकते हैं। नहीं नहीं, कीजिए, और थोड़ा सा बोलिए, जो भी अगर जिनसे बात हो वो अनिवार्य रूप से वे सब लोग उपस्थित आने रहे पाए। हैं। कोई विषय दिया है तो उस पर अध्ययन कर लें, अध्ययन करके आए, ऐसी कोई बात नहीं है। अध्ययन के लिए तो सब चीजें आजकल उपलब्ध है, उसको आपको अपनी चीजें जोड़नी है। बाकी चलिए, आपने बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, उसके लिए आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद सर, इसी के साथ विदा लेते हैं।